गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग कोशिश करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने का और देखेंगे कि प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे भी अच्छी तरह से समझ लिया जाए। ये आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्नों का जो लेवल होगा वो बेहतरीन है। सॉल्व करिए, कोशिश कीजिए, बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है करंट के बारे में। ओशियन करंट यानी आप हिंदी समझ सकते हैं, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, हिंदी सिंपल हिंदी है सबका। हमबोल्ट करंट, फ्लोरिडा करंट और इरमिंगर करंट, इसमें से कौन कौन से वार्म करंट है यानी गर्म जलधारा कौन कौन सा है? तो यू नो अबाउट हमबोल्ट और फ्लोरिडा आर कौन सा करंट है? इससे गर्म करंट है। चलिए, इसका सही जवाब है 2 और 3, फ्लोरिडा और इरमिंगर। हमबोल्ट जो है वो ठंडी धारा है, इसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं। हमबोल्ट करंट, जिसे पेरू धारा भी कहते हैं, एक ठंडी जलधारा है। लो सैलिनिटी ओशियन करंट, ये लो सैलिनिटी वाला ओशियन करंट है दैट फ्लोज नॉर्थ अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके सहारे बहता है। द हमबोल्ट हैज़ कंसिडरेबल कूलिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द चिली, पेरू, इक्वाडोर। बहुत चिल इफेक्ट देता है, चील में चिली इफेक्ट, पेरू, इक्वाडोर। इट इज ऑल्सो ए लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरिडिटी ऑफ अटाकामा डेजर्ट इधर नॉर्दर्न चिली। जब नॉर्दर्न चिली के पास अटाकामा डेजर्ट है ना, उसका मेन रीजन क्या है? अटाकामा डेजर्ट बना तो कैसे बना? दैट्स बिकॉज ऑफ द हमबोल्ट करंट एंड coastal areas of Peru and also the aridity of southern Ecuador। इस सब में एरिडिटी है, शुष्कता ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि कभी भी कॉन्टिनेंटल के अगर वेस्ट फ्लो में अगर कोई धारा बह रही है और वो धारा ठंडी है तो डेफिनेटली वहाँ पर डिजिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ठंडी करंट जो है ना वो वाष्पन नहीं ला सकती है, वो उतरती हुई होती है। उसमें आप समझ सकते हैं लो प्रेशर नहीं बल्कि हाई प्रेशर होता है। इसी तरह अगर फ्लोरिडा करंट की बात करें, फ्लोरिडा करंट की, तो ये एक वार्म करंट है जो कि फ्लो करता है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से होते हुए फ्लोरिडा पेनिनसुला जो है वहाँ तक बहता है, अलोंग दी साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बिफोर ज्वाइनिंग दी बोलिए गल्फ स्ट्रीम। यस, सही समझा आपने। जो गल्फ स्ट्रीम जो करंट है जो है वो गर्म धारा है और ऊपर से आ रही है हम कौन सी? फ्लोरिडा करंट। तो फ्लोरिडा और हमबोल्ट, फ्लोरिडा और इधर से गल्फ दोनों आपस में मिलता है और वहाँ बैंक का निर्माण होता है। बहुत ही अच्छा। तो ज्वाइनिंग द गल्फ स्ट्रीम नियर द कैप हैटर्स, और कैप हैटर्स के पास ज्वाइन होता है, वहाँ पर बनता है। बहुत ही अच्छा जोन। फ्लोरिडा करंट रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर पुश्ड फ्रॉम द अटलांटिक इनटू द कैरेबियन सी। और यही फ्लोरिडा करंट है जो वाटर को धकेलते धकेलते अटलांटिक से होते हुए कैरेबियन सी में धकेल देता है, जो द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, ठीक है, विच एग्जर्ट अ ग्रेटर फोर्स एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पर उसको ग्रेटर फोर्स मिलता है, धक्का, गजब का धक्का मिलता है। अगला बात करते हैं इरमिंगर करंट की। इरमिंगर करंट इज ए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट, इस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट है, सेटिंग वेस्टवार्ड ऑफ द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ आइसलैंड। साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ आइसलैंड की तरफ बहता है ये आइसलैंड। इट इज कंपोज ऑफ रिलेटिवली वार्म एंड सेलाइन वाटर्स, कंपेरेटिवली वार्म होता है और सेलाइन वाटर्स फ्रॉम द ईस्टर्न एंड नॉर्थ अटलांटिक दैट आर फेड बाय नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। The Irminger current is a part of the North Atlantic subpolar geyser. Next question है, consider the following statement. Ekman spiral, a result of Coriolis force on the movement of the surface of water. Ekman spiral gives rise to the geyser.
Gyres, not geysers. Gyres. Ekman spiral is the result of Coriolis force on the movement of surface water, or Ekman spiral gives rise to gyres. Which are the correct? Okay, I think you know about the one is both the station are correct. Ekman spiral is a structure of currents या फिर winds near horizontal boundary in which the flow direction rotates as one moves away from the boundary. The flow of direction rotates as one moves away from the boundary. Ekman spiral is the result of Coriolis forces of the movement of the surface water. It's a result of the Coriolis force on the movement of the surface water. जो surface water, suppose ये surface water है तो इस पे due to the Coriolis force के कारण ये थोड़ा मुड़ जाता है, spiral हो जाता है. When the surface water molecules moves by the force of the wind, they in turn drag deeper, deeper layers of water molecules below them. They drag the deeper layers of water molecules below them और नीचे उसको खींच के लेके जा रहा है. Each layer of water molecules is moved by the friction from the shallower layer, and each deeper layer moves more slowly than the layer of above it until the movement of seizure at the depth about 100 meter, I mean 300 feet, like the surface water. However, the deeper water is deflected by the Coriolis effect to the right of the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. As a result, each successively deeper layer of water moves more slowly. Each successively deeper layer of water moves more slowly to the right or left, creating a spiral effect. That's why it's a spiral effect, because of the deeper layers of water moves more and more slowly than the shallower layers. They tend to twist around. Because of the deeper layers of water, because of the deeper layers of water moves more slowly than the shallower layers, they tend to twist around and flow opposite to the surface current. सपोज अगर सरफेस करंट ऐसे बह रहा है तो डीपर एंड डीपर एंड डीपर जैसे जैसे जाएगा था उसका जो स्पीड होगा वो बहुत स्लोली हो जाएगा देन द अपर लेयर की तुलना में, और ये जो होगा अपोजिट हो जाएगा करंट की दिशा में. अगर ऐसे बह रहा था ना ऐसे हो जाएगा ड्यू द डिफ्लेक्शन ड्यू द कॉरियोलिस प्रोसेस कारण. एकमान स्पाइरल गिव्स राइज टू गीजर. गायर्स बनाता है, गायर्स, ये गायर्स है. ठीक है. These ocean circle currents occur north and south of the equator. इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह बनता है. दे डू नॉट अकर एट इक्वेटर, क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स तो होता ही नहीं है. तो ड्यू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्सेस द वेव्स, या कह सकते हैं जो ओशियन का जो स्पीड होता है अलग अलग लेयर पे अलग अलग होता है वेव का. तो नीचे जैसे जैसे जाइएगा वैसे वैसे ये जो एकमैन स्पायरल इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. तो उससे क्या होता है इसका प्रभाव कि उसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन के मतलब सतह ही के जो करंट है उसके जस्ट अपोजिट होने लगता है. हालांकि ये इक्वेटर पे स्पायरल एकमन स्पायरल नहीं देखा जा सकता क्योंकि एकमन स्पायरल होने के लिए कोरियोलिस फोर्स का होना अनिवार्य है. अगला क्वेश्चन है ओशन रीविल्डिंग या रीवाइल्डिंग. ओशन रीवाइल्डिंग समटाइम न्यूज, क्या है यार ओशन रीवाइल्डिंग? चलिए इसका सही जवाब मिल चुका होगा. एस एस बी इज द राइट आंसर. देखिए ओशियन रीवाइल्डिंग रेफर्स टू री इंट्रोड्यूसिंग की प्लांट एंड एनिमल लाइफ into the spaces as they are needed, allowing them to grow without human interference. मतलब ocean rebuilding refers reintroducing key plants and animals life into the spaces they are needed
allowing them to grow without human interference. Ocean rebuilding is now considered to be crucial and effective as land efforts due to the ocean innate capabilities to store the blue carbon in the seagrass, meadows, tidal marshes, mangroves. It is estimated that the average annual carbon sequestration rate for mangroves average between 2 or 4 times greater than that the global rates observed in mature tropical forest. Marine population are also served better by ocean rebuilding scheme and prevent their ecosystem from devastating human interference. This can be include protection against the damaging activities such as trawling, de-redding, dredging from marine sediments. With the reference to the coral bleaching, consider the following statement. Corals, eclers in corals come to from the marine algae called zooxanthellae. When corals get stressed from heat, pollution, they react by expelling zooxanthellae, resulting in coral bleaching. Once bleaching occurs, corals never recover from it. ये तो गलत है. यस एक और दो सही है. देखिए stunning colors in the coral comes from a marine algae called zooxanthellae, which lives inside the their tissues. कोरल के अंदर रहती है. This algae provides the corals with an easy food supply thanks to photosynthesis, which gives the coral energy, allowing them to grow and reproduce. When the coral gets stressed from things such as heat or pollution, they react by expelling this algae. एक्सपेल कर देता है, सब algae बाहर निकल जाता है, leaving a costly और खोखला रह जाता है, transparent skeleton behind. This is known as coral bleaching. Some corals can feed themselves without the zooxanthellae. Most starve. In some instances, corals can recover from bleaching if conditions return to the normal. The stay the way corals can regain their algae, return to their bright colors, and survive. However, prolonged water temperature, prolonged warmer water temperature, and other stressors like poor water quality can leave the living coral in a weakened state. It can struggle to regrow, reproduce, resist disease, so very vulnerable to the coastal disease and mortality. It can take decades for coral reef to fully recover from a bleaching event. So it is vital that these events don't occur frequently. But unfortunately हम तो ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिए हैं. Consider the following statement. Fringe reefs grow near the coastline, around the island and continents. Fringe reefs. Barrier reefs are the most common type of reef. Atolls are a goal ring of coral that create protected lagoons and are usually located in the middle of the sea. Yeah, of course. Three, one, two, three, नहीं बल्कि 1 and 3 is right answer. Coral reefs are divided into 4 classes: fringe reefs, barrier reefs, atoll, and patch reefs. देखिए fringe reefs grow near the coastal line, near the coastal and around the islands. Island के आसपास चारों बगल बनता है. जैसे ये island है तो इसके चारों तरफ बनेगा. They are separated from the shore by narrow या फिर shallow lagoons.
वो छोटे से लगून से अलग हो जाते हैं। फ्रिंज रीफ्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ दैट वी सी। सबसे ज़्यादा फ्रिंज रीफ देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा फ्रिंज रीफ्स। ये बैरियर रीफ्स जो होते हैं ना, ऑल्सो आर पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। हालांकि ये कोस्ट लाइन के पैरेलल होते हैं, बट आर सेपरेटेड बाय डीपर वाइडर लगून, और ये बहुत बड़े लगून से सेपरेट होते हैं। एट देयर शैलोस्ट पॉइंट they can reach water surface forming a barrier to navigation। मतलब ये वाटर के सरफेस पर आते हैं कि इतना कम कि नेविगेशन भी नहीं हो सकता है। द ग्रेटर बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड। Atolls are the ring of coral that create protected lagoons and are usually located in the middle of the sea। समुद्र के अंदर बीच में क्या कोई अटोल यहाँ बना हुआ है इसे। Usually atolls form when islands surrounded by fringing reefs। जब कोई आइलैंड फ्रिंजिंग रीफ से घिरा हुआ हो तो ऐसा हो सकता है। by fringing reefs sink into the sea or the sea levels rise हो जाए around them। These islands are often the tops of the underwater volcanoes। The fringe reefs continue to grow and eventually form a circle with a lagoon inside। Patch reefs are small, isolated reefs that grow up from an open platform bottom of the island platform में बनता है and continental shelf में। They usually occur between fringe reefs and barrier reefs। ये fringe reefs और barrier reef के बीच में बनता है। They vary greatly in size and they are rarely reach to the surface water। कभी ये पानी के जल्दी ऊपर नहीं आते हैं, अंदर ही बनता है अंदर। ठीक है, पैच रीफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेक विक्टोरिया इज अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स ऑफ अफ्रीका। कोलेरू लेक इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। The Great Lakes of North America are a series of interconnected freshwater lakes which connect to Pacific Ocean, which are correct। महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो ना सबसे बड़ा है, तो 2 नंबर स्टेटमेंट आप तो ऐसे छाटिए, और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत ही है। देखिए, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स। ये जो ग्रेट अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ पर नदियों का एक सीरीज है, इंटरकनेक्टेड। नदियाँ नहीं, मतलब झीलों का एक सीरीज बना हुआ, फ्रेश वाटर लेक्स विच कनेक्टेड अटलांटिक ओशियन, विच कनेक्ट टू अटलांटिक ओशियन से जुड़े हुए थ्रू दी सेंट लॉरेंस सी वे। ग्रेट लेक्स कंसिस्ट लेक सुपीरियर, इसमें लेक सुपीरियर, मिचिगन, हुरान, इरी, ओंटारियो। तो सुपीरियर है, मिचिगन है, हुरान है, इरी है, ओंटारियो है। Superior Lake Superior is the largest continental lake in the world by area। Lake Michigan is the largest lake that is entirely within a one country। पूरी मिचिगन जो है ना, इंटायरली के इंटायरली पूरा एक कंट्री में, लेक मिचिगन। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स आर अ सीरीज ऑफ लेक constituting the part of Rift Valley lakes in and around the eastern African Rift। They include Lake Victoria, the second largest freshwater lake in the world। Lake Victoria is the second largest freshwater in the world। Lake Tanganyika, the world's second largest in volume as well as the second deepest। Lake Tanganyika is the and largest second largest volume in the world। Chilka Jheel, not Lonar, not something something। Chilka is the largest lagoon
of India, while Kolori Lake is the largest freshwater lake in India. कोलेरू तो फ्रेश वाटर है और चिल्का तो लगून है. Consider the following statement: India is the largest user of groundwater in the world. दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर भारत यूज करता है. Out of the total groundwater available, 90% is used for domestic purpose. Central Groundwater Authority has been constituted under the Environment Protection Act 1986. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का स्थापना 1986 के प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया गया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आई थिंक यूरो एक अंतिम सही है. इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड. एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर टू द टन ऑफ, सीधा सीधा बात है, द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. मतलब पूरा दुनिया का 25% इकल्ले भारत के लोग ही चूस लेते हैं ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया इज प्राइमरली फॉर इरीगेशन. ये खास करके इरीगेशन के लिए होता है. इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नियरली अगर मान के चलिए तो 90% एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इसी में काम आ जाता है. जो शेष 10% एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक वगैरह वगैरह काम में आता है, इंडस्ट्रियल पर्पज में आता है, 10% मात्र. तो कृषि का जो जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना पानी का, ग्राउंड वाटर का, बहुत ही खतरनाक है. इंडस्ट्रियल यूज इज एस्टिमेटेड टू अकाउंट ओनली 5%, ओनली 5% एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन द कंट्री. इंडस्ट्रियल 5% इस्तेमाल करता है, घरेलू तो 5% से भी कम करता होगा, और 90% तो इरीगेशन में लग जाता है. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का जो निर्माण किया गया है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया है, जिसका ओवरऑल रोल यही करना है कि किस प्रकार से वाटर का मतलब मैनेजमेंट हो, डेवलपमेंट हो, मतलब ठीक ढंग से पानी ग्राउंड वाटर का यूज हो. ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी has been regulating the groundwater development for its sustainable management in the country through the message, through the measure, such advisory, public notice, grant, of so many things are going on. No objection certificate मिलता है for the groundwater for water withdrawal. Which of the following factors are responsible for sea level change? Sea level में बदलाव हो रहा है क्यों? Thermal expansion of ocean, melting of non-polar glacier, changing in the volume of the ice caps of Antarctica and Greenland. वॉल्यूम के बदलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? एक तो डेफिनेटली एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन से क्या होगा, अधिक से अधिक थर्मल एक्सपेंशन प्रसार होगा, तो स्वाभाविक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियन, ओशियन का थर्मल एक्सपेंशन होने से वेपर ज़्यादा बनेगा. तो इसका सही जवाब है डी, 1, 2, 3. देखिए 3 फैक्टर्स मेनली कहे तो प्राइमरीली रीज़न है सी लेवल के बढ़ने का. एक तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियन का, दूसरा मेल्टिंग ऑफ नॉन पोलर ग्लेशियर का, तीसरा चेंजिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइस केप. आइस केप इतना बड़ा था, अब इतना छोटा हो गया, कहाँ गया पानी इसका? आइस केप ऑफ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बड़े बड़े जो आइस केप्स हैं उसका पिघलना, उसका वॉल्यूम छोटा होना, बड़ा होना, बदलना, जो भी है. एज द ग्लोबल क्लाइमेट वार्म्स, जैसे जैसे ग्लोबल वार्म्स होता जाएगा, द एवरेज लेवल ऑफ ओशियन इज ग्रेजुअली इंक्रीज बिकॉज ऑफ द वार्मर वाटर जो होता है वो ऑक्यूपाइज ग्रेटर वॉल्यूम. वार्मर वाटर प्रसार करेगा ना, फैलेगा ना, अब वो इतना हो जाएगा. वार्म वाटर, ठंडा पानी यहाँ तक था, वार्म वाटर यहाँ आ जाएगा. एक्सपेंस करता है, हल्का होता है तो एक्सपेंस करेगा. द वॉल्यूम, द वार्मर क्लाइमेट इज ऑल्सो कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ द माउंटेन एंड नॉन पोलर ग्लेशियर विच एड्स द वॉल्यूम टू द ओशियन. और वो सब कहाँ बह के आएगा? पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में ही तो आएगा. द राइज इन द सी लेवल कॉज 5 प्राइमरी फिजिकल इफेक्ट्स. 5 इसके फिजिकल इफेक्ट होने वाले हैं. एक तो इरोजन ऑफ बीचेस एंड बल्ब्स, इंक्रीज फ्लडिंग, स्टॉर्म डैमेज, inundation of low lying areas, salt water intrusion into the aquifers and surface water, high water tables. वाटर टेबल्स बहुत ऊंचा चल जाएगा.
अगला क्वेश्चन है मार्पोल कन्वेंशन, मार्पोल कन्वेंशन से मार्पोल, इट्स ऑब्जेक्टिव टू टेक all the practicable steps to prevent the pollution of the sea by dumping the waste and other matters. तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव है टू प्रोडक्टेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ द सी बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर्स। इट इज डेवलप्ड, जो मार्पोल कन्वेंशन है इसका निर्माण इंटरनेशनल मॉरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। क्या क्या भारत इसका सिग्नेटरीज है या नहीं है? भारत सब चीज़ का सिग्नेटरी नहीं हुआ तो बेकार बात है। तो सही बात है, लेकिन इसका दूसरा स्टेटमेंट आई डोंट नो। यस, cos 2 and 3 is right, 1 is not right. It's a modern Marpol. It's a Marpol is related with Marpol Convention, covers pollution of the marine environmental by sea from the operational or accidental cause. तो बड़े बड़े जो शिप जहाज जो बड़े बड़े ऑपरेट करते हैं उसके एक्सीडेंट से या उसके पॉल्यूशन से जो कन्वेंशन होता है उसको हम लोग मार्पोल बोलते हैं। Its list varies from the marine pollution caused by oil, noxious liquid substance, harmful substance in packaged form, sewage, garbage from sea, etc. इस प्रोटोकॉल को सिग्नेचर किया गया था 1978 में, अडॉप्टेड किया गया था इन द रिस्पॉन्स ऑफ द नंबर ऑफ द टैंकर्स एक्सीडेंट। 76-77 में बहुत से टैंकर एक्सीडेंट कर रहा था, ऑयल टैंकर, तो 1978 में इसको अडॉप्ट किया गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम एनवायरमेंटल कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है। इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ मार्पोल, भारत इसका सिग्नेटरीज है। व्हाट कंसिडर फॉलोइंग: wheat wheat burn, volcanic ash, brain, it's a brain, volcanic ash, saving of the polyester derived plastic, which are the above can be used to clean up marine oil spill? मेराइन ऑयल स्पिलिंग के लिए इसमें आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा? एक और दो, एक दो तीन, तीनों के तीनों। देखिए, ऑयल स्पिल एक एक्सीडेंट है, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल, गैसोलीन, फ्यूल्स, अदर बायो प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट। ऑयल स्पिल होता है ना, ऑयल स्पिल कैन पॉल्यूट लैंड, एयर, वाटर, दो इट इज मोस्टली यूज फॉर ओशनिक ऑयल स्पिल। जनरली हम जब ऑयल स्पिल की बात करते हैं तो समुद्र में जो ऑयल का फैलाव हो रहा है, जो बह जा रहा है, जो गिर जा रहा है, जो फट जा रहा है, उसकी बात होता है। वेरियस सॉल्वेंट्स, बहुत से सॉल्वेंट्स लाइक स्ट्रो, volcanic ash, saving of polyester derived plastic that absorb the oil from the water are used. National Institute of Ocean Technology (NIOT) has developed the eco-friendly crude oil bioremediation mechanism technology using consortia, a group to more species of marine microbes, जिसका नाम है wheat brain. Immobilized microbes control degradation on agro residue bacterial cell. These hydrocarbon degrading bacteria don't depend on the hydrocarbon for survival, but have a metabolic mechanism where they use petroleum product as a carbon and energy source and thus helping cleaning up oils. इसको खा लेते हैं वो, और उसी से मेटाबॉलिज्म भी काम करता है उसका। विट ब्राउन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर दोज which are rich in nutrient continent. In India, the most lakes are oligotrophic. ओलिगोट्रॉपिक का पहले मतलब तो समझ जाइए कि ये जो है कैसा होता है, भारत में है कि भी नहीं, भारत में अधिकांश नदियाँ ओलिगोट्रॉपिक है कि कुछ और ही है। तो इसका सही जवाब है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द लेक प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अलगी। जैसे जैसे अगर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता जाएगा ना नदियों, तालाबों या फिर खास करके झीलों में, तो इससे ग्रोथ ऑफ अलगी का विकास होगा, aquatic प्लांट है ये सब, एंड वेरियस फौना। दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन
occurs when human water pollution speeds, जब human water pollution speeds up aging process by introducing sewage, detergent, fertilizer, and other nutrient sources into the ecosystem. On the basis of the nutrient content के आधार पर लेक्स आर कैटेगराइज किया गया है, कितना कौन न्यूट्रिएंट कंटेंट करता है। ओलिगोट्रॉफिक, वेरी लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, ऐसा झील या ऐसा कोई भी वाटर बॉडी जिसमें ओलिगोट्रॉफिक अगर है वो, तो दैट मीन ये जो झील है वो ओलिगोट्रॉपिक है, इसका मतलब उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है। मीजोट्रॉपिक दैट मीन मॉडरेट लेवल का है, और यूट्रोट्रॉफिक मतलब वेरी हाईली न्यूट्रिएंट। वास्ट मेजोरिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया आर इधर यूट्रोट्रॉफिक या फिर मीजोट्रॉफिक। भारत की अधिकांश या तो नदियाँ या तो झीलें जो है या तो यूट्रॉफिक है, मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इसमें हाईली न्यूट्रिएंट है, या मीजोट्रॉफिक है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट डिराइव फ्रॉम दी सराउंडिंग और ऑर्गेनिक वास्ट इंटरिंग डैम। इतनी नदियाँ सब नदियाँ में प्रदूषण इतना हो गया ना, सब नदियाँ में तालाब पोखर सब गंदा, सब सब गंदगी तो अड्डा वहीं पर है। ब्लू नेचुरल अलायंस या ब्लू नेचर अलायंस के बारे में पूछा जा रहा है। ब्लू नेचर अलायंस इज ए इनिशिएटिव लीड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का प्रोग्राम है ब्लू नेचर अलायंस। इट एम्स टू प्रोटेक्ट 5% ऑफ वर्ल्ड ओशियन इन 5 years. Fiji, Seychelles, Canada are conservation target ocean location of this alliance, which are correct about Blue Nature Alliance. It's not a United Nation, say दो और तीन. It's a Blue Nature Alliance is a global partnership. It was founded and lead by the Conservation International. इसको कंजर्वेशन इंटरनेशनल, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जैफ, और बहुत सारे इसमें मतलब मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इट्स एम्स टू सेफगार्ड ग्लोबल ओशियन बायोडाइवर्सिटी, बिल्ड रेजिलियंस टू द क्लाइमेट चेंज, promote human well-being and enhance ecosystem connectivity. The Blue Alliance टारगेट का एक तो 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इस ओशन को कंजर्व करना है विद इन द 5 years, 5% प्रोटेक्ट करना है वर्ल्ड का ओशियन, 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स ओशियन, हेल्प द वर्ल्ड टू अचीव 50% ओशियन कंजर्वेटिव बाय 2030. The alliance has started by targeting 7 ocean location. शुरुआत तो हो चुकी है 7 ओशियन लोकेशन के साथ। इसमें क्या क्या है इंक्लूड, एक तो अंटार्कटिका है, फिजी है, कनाडा है, सेशल्स, पलाऊ, वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रिस्टान द चुना एंड द आइलैंड ऑफ साउथ अटलांटिक ओशियन. Consider the following statement. The part of the India lying north of the Tropic of Cancer experiences small daily and annual range temperature. स्मॉल भी होगा और डेली एनुअल रेंज टेम्परेचर छोटा होगा क्या, स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज टेम्परेचर ऊपर वाला नॉर्थ, मतलब भारत का, मैं ये भारत है समझ लीजिए, अरे यार सीधा इसे बोलाओ ना भारत, इस भारत, तो इसके नॉर्थ अगर ये है तो इसके नॉर्थ वाले हिस्सा में जो इसमें जो डेली और एनुअल रेंज टेम्परेचर जो होता है वो क्या वो छोटा होता है क्या. और दूसरा है कि हिमालय एक्ट एज ए इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. ये तो जनरल सी बात है, लेकिन ये सेंट्रल एशिया कहाँ दिख दिया, सेंट्रल एशिया, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, दूसरा स्टेटमेंट सही है. देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ऐसे चलता है, कैसे चलता है, जैसे चलता है लेकिन ईस्ट वेस्ट तो होता ही है. Thus the northern part of the India lies the subtropical and temperate zone. तो ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के ठीक ऊपर पड़ जाएगा, मतलब वहीं पर पड़ेगा. तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन एंड पार्ट लाइंग द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है. तो भारत की जलवायु ट्रॉपिकल हो गई, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हो गई, टेम्परेट भी हो गई. इसका मतलब तो ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियर टू द इक्वेटर, जो ट्रॉपिकल जोन है वो
इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर है, मतलब ये इक्वेटर है और ये भारत का सदर्न पार्ट है। तो इक्वेटर हायर एक्सपीरियंसेस हायर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज। तो स्मॉल और डेली टेम्परेचर थ्रू आउट जो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज। लेकिन एरिया नॉर्थ of the Tropic of the Cancer being away from the equator experiences extreme climate with high daily and annual range temperature। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा उधर नॉर्थ की तरफ। जैसे जम्मू कश्मीर देख लीजिए उठा के, या फिर जो दिल्ली का ही कभी कभी, या फिर दिल्ली नहीं तो उससे ऊपर जाइए लद्दाख देख लीजिए, इसमें एक्सट्रीम कंडीशन होता है। हालांकि हिमालय है तो और एक्सट्रीम कंडीशन बचे हुए हैं, वरना पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया ही चपेट में आ जाता। The Himalaya is the north. In the north, along with its extension, act as an effective climate divide. The towering mountains chain provides invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds, which cold and chilly winds originated near the Arctic Circle and blows across the central and eastern Austria। आर्कटिक से होता हुआ ठंडी हवाएं एकदम चीरती हुई निकलती है, लेकिन हिमालय का कृपा है कि ऑल्सो ट्रैप द मानसून। और दूसरा है कि हिमालय जो है मानसून को पकड़ लेता है, फोर्सिंग करता है, बोलता है यहीं पर बरसो तुम, इंडियन सब अंडर भी बरस जाओ, इधर मत जाओ। जो चाइना लोग है, चाइना लोग हिमालय खुद एक बैरियर के रूप में बता रहा है, प्राकृतिक बैरियर है वो, सोच लो, चाइना के खिलाफ। चलिए, थैंक यू।